सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। Developing lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। अब जेल से छूटेंगे लालू, फिर लोगों का दिल लूटेंगे लालू। कारावास के बाद लालू से कितनी आस। देखिए आरजेडी को संजीवनी, रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। तारीख 13 दिसंबर 2001। लोकतंत्र के मंदिर पर हमला। तारीख 13 दिसंबर 2013। एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर दिल्ली। लेकिन दिल्ली पुलिस ने नाकाम किए नापाक मंसूबे। देखिए दहशत में दिल्ली, रात 10 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, प्राइम 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली की सियासत फिलहाल डामाडोल नजर होती आ रही है। सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के इनकार के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने आप के नेता केजरीवाल को न्योता दिया है। दूसरी तरफ केजरीवाल के घर पर आपकी हुई बैठक के बाद कुमार विश्वास ने यह साफ कह दिया कि सरकार बनाने को लेकर सभी विकल्प खुले हैं। यानी कि यह साफ नजर आ रहा है कि आप अपने फैसले पर कुछ नरम तो हुई है, लेकिन अगर आप सरकार बनाती है तो केजरीवाल को पार करनी होगी अग्नि परीक्षा। क्या होगी आपके सामने चुनौतियां? आज की हमारी चर्चा इसी पर होगी। और आप समर्थन न लेने और समर्थन न देने के अपने फैसले से क्या पलट चुकी है? वहीं आपके नेता कुमार विश्वास ने यह कहकर साफ कर दिया है कि सरकार बनाने को लेकर उनके पास सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर अगर सोच रही हैं तो क्या ये मुमकिन है और क्या कुछ होगा? आइए देखिए पहले ये रिपोर्ट। ना हम सपोर्ट लेंगे ना हम सपोर्ट देंगे, सवाल ही नहीं उठता। किसी पार्टी से, कांग्रेस बीजेपी से न समर्थन देंगे न लेंगे। तो सुना आपने, कैसे सरकार बनाने को लेकर आपके कदावर नेता
एक दिन पहले तक कैसे तोते की तरह रट लगाए हुए थे, लेकिन अब आप पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने के मामले में यू टर्न ले लिया है। हम आपको बता दें कि आप दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। आइए एक बार आपको आपके नेता कुमार विश्वास के मुंह से भी सुनवा देते हैं। हम जो कर सकते हैं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, इस पर आज सारे दिन भर इसी बात पर चर्चा। तो सुना आपने किस तरह से पार्टी ने ऐन वक्त पर पासा फेंका है। चलिए मान लेते हैं कि अगर आप सरकार बना भी लेती है तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल हमें तो जो चिंता सता रही है वो है कांग्रेस पार्टी की, कि अगर आप कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो क्या कांग्रेस आपका पूरे 5 साल तक साथ निभा पाएगी? ये हम नहीं कह रहे, दरअसल कांग्रेस ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चलिए हम आपको कुछ साल पीछे ले चलते हैं। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर बने थे प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने लिया समर्थन वापस। 21 जून 1991 को दिया त्याग पत्र। के बाद आए एच.डी. देवेगौड़ा। 1 जून 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा बने प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने फिर लिया समर्थन वापस। 21 अप्रैल 1997 को दिया त्याग पत्र। कांग्रेस की चाल यही नहीं थमी, इसके बाद आए इंद्र कुमार गुजराल। 21 अप्रैल 1997 को बने प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने फिर लिया समर्थन वापस। फिर उन्हें 19 मार्च 1998 को देना पड़ा त्याग पत्र। तो देखा आपने कांग्रेस कितनी बार अपने फैसले से पलट चुकी है। अगर कांग्रेस इस बार फिर से आपको अपना समर्थन देती है तो इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस फिर से अपने फैसले पर पलटी नहीं मारेगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा। मनु लखोत्रा, चैनल वन न्यूज। जी, लेकिन आपके नेता कुमार विश्वास ने यह कहकर पूरा मामला साफ तो कर दिया है कि सरकार बनाने को लेकर सभी विकल्प खुले हैं। यानी कि ये साफ नजर आ रहा है कि आपने अपने पहले फैसले पर यू टर्न ले लिया है। आप सरकार बना भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अगर आप सरकार बनाती है तो आपके सामने क्या चुनौतियां होगी, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार बनाने को लेकर आप अपने फैसले से मुकरती नजर आ रही है। आपके नेता कुमार विश्वास के बयान के बाद तो आप अपने फैसले पर नरम होती नजर आ रही है, लेकिन अगर आप सरकार बनाती है तो क्या अपने घोषणा पत्र में दिल्ली वालों से किए गए वादों पर खरी उतर पाएगी? सरकार बनाने के बाद आपके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या है आपके संकल्प और क्या है आपके सामने चुनौतियां। बिजली, पानी और सफाई। बिजली कंपनियों की लूट बंद होगी। केजरीवाल बिजली के बिल आधे होंगे। साफ पानी हर घर तक पहुंचेगा। सीवर काम करेंगे। सार्वजनिक शौचालय बनेंगे। कूड़ा उठेगा। दिल्ली साफ सुथरी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी अस्पताल बढ़ेंगे। सस्ता और बेहतर इलाज होगा। सुरक्षा। महिला, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सुरक्षा मिलेगी। न्याय व्यवस्था सुधरेगी। समय पर और सच्चा न्याय मिलेगा। घर और बस्ती। गांव में ग्राम सभा का राज होगा। शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अनधिकृत कॉलोनियों को 1 साल में अधिकृत किया जाएगा। झुग्गी बस्तियों में सुविधाएं मिलेंगी, वहीं पुनर्वास होगा। कॉन्ट्रैक्ट नौकरी और लेबर ठेकेदारी की जगह पक्की नियुक्तियां होंगी। ये हैं आपके वायदे।
जो चुनाव से पहले आपने अपने संकल्प पत्र में जारी किए थे। खैर, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आपने दिल्ली की जनता को इन सभी समस्याओं से रूबरू तो करवाया ही, साथ ही जनता को विश्वास दिलाने में कामयाबी भी हासिल की। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अगर आप सरकार बनाती है तो दिल्ली की जनता को दिए गए आश्वासनों पर कितना खरा उतर पाती है। ये तो कुछ दिनों में साफ हो ही जाएगा। मनु लखोत्रा, चैनल वन न्यूज। यानी राह आसान नहीं है। जो बात हम कर रहे हैं केजरीवाल के सामने चुनौतियों की, आपने ये देखा कि दिल्ली की जनता के सामने अपने आप को साबित करने के लिए केजरीवाल के सामने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। आइए जानते हैं कुछ और उनके वायदों के बारे में। हम आपको बता दें कि हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे और भी कई वायदे हैं जो केजरीवाल ने चुनाव जीतने से पहले दिल्ली की जनता से किए थे। ये हम नहीं कह रहे, ये केजरीवाल ने कहे थे। ये वायदे उन्होंने अपने संकल्प पत्र में भी दिए हुए हैं। आइए हम आपको बताते हैं। और कितनी है उनके सामने चुनौतियाँ। आप पार्टी के संकल्प पत्र में ये भी लिखा है कि भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाएंगे, स्थानीय फैसले अफसर नहीं सीधे जनता करेगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। अगर आर्थिक मुद्दों की बात की जाए, महंगाई की मार से राहत दिलाएंगे, दिल्ली में रोजगार बढ़ेगा, व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। अगर सामाजिक न्याय की बात की जाए तो उन्होंने इस बारे में भी अपने संकल्प पत्र में कई आश्वासन दिए हैं, जैसे दलित और अन्य पिछड़े समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी, मुस्लिम समाज को इज्जत की जिंदगी और नए रोजगार मिलेंगे, सिख कत्लेआम के शिकारों को न्याय और पुनर्वास दिलाएंगे, पंजाबी और उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देंगे। तो देखा आपने, केजरीवाल दिल्ली की जनता से वायदे तो कर चुके हैं। अब अगर वो सरकार बनाते हैं तो उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी बुनियादी चुनौतियां खड़ी हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितनी पूरी कर पाते हैं या नहीं। मनु लखोत्रा, चैनल वन न्यूज। जी, तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर पहली बार आम आदमी पार्टी ने कुछ नरम संकेत दिए हैं, लेकिन नरम गरम के बीच सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद है। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस नेता हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता अनूप खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। बातचीत हम करेंगे। साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी भी हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले हैं। शुरुआत में अनूप जी आपसे करूंगा, क्या ये आम आदमी पार्टी के नरमी का संकेत है? क्या ये फैसले बदलने का संकेत है? क्या कुछ है इसका मतलब? मेरा ख्याल है काफी कुछ जो आप लोगों ने अभी अपनी रिपोर्ट दिखाई थी उसके अंदर काफी कुछ क्लियर है। आप भी क्लियर कर दीजिए। इन दोनों पार्टियों का चाल चरित्र सारा कुछ अपने अपने नहीं, वो छोड़िए, उस पे तो हम आएंगे। राजीव जी हैं हमारे साथ बताने के लिए अपना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, बहुत पुरानी कहावत है। यहां पर एक बात कहना चाहेंगे, जब हमने चुनाव की शुरुआत करी थी तो लगातार हम लोगों ने अपने चुनाव के कैंपेन में कहा था हम ना तो समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। हमसे बार बार कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाएंगे, कांग्रेस की बी टीम है, पता नहीं जिस तरह की बातें होती है। हाँ। अब अगर हम मना कर रहे हैं तो हमसे कहा जा रहा है कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं ले रहे, कांग्रेस भी पीछे पड़ी हुई है, आप क्यों नहीं समर्थन ले रहे। पहले दिन से ये घटना जब से हुई है तब से हमसे कहा जा रहा है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उनका पास्ट रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए, बीजेपी के अभी है नहीं इसलिए कहना बेकार है, उनका भी पिछला पास्ट रिकॉर्ड यही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति से उन्होंने हमेशा सरकारें बनाई है। ये पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा हो रहा है, हमसे उम्मीद करी जा रही है। नहीं, बिल्कुल उम्मीदें की जाएंगी सर, उम्मीद क्यों और की जाएगी? उसके बाद करी जा रही है, जबकि हमने चुनाव के कैंपेन में कहा था नाम लेंगे ना देंगे। अनूप जी, ठीक है, वो बातें तो हो चुकी है। अब इस बयान का क्या मतलब है? कुमार विश्वास जी ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं सरकार बनाने के लिए। मेरा ख्याल है इस बयान को दोबारा से देखना पड़ेगा। उन्होंने जो एक कहा है, क्लियर वर्ड्स में कहा है, ना हम समर्थन देंगे ना हम समर्थन लेंगे। तो विकल्प और उसके बाद में जितने विकल्प हैं वो सारे खुले हैं। अब वो विकल्प देखिए, उनका जो कहना है इसके अलावा जितने विकल्प हैं उसके ऊपर विचार होगा। समर्थन तो ना हम दे रहे हैं ना ले रहे हैं, जो कुमार विश्वास जी ने अभी तक कहा है। इनके अलावा कौन कौन से विकल्प बचते हैं उस पर एक आध विकल्प आप बता दीजिए। ये एक चर्चा का विषय है, ये सबको पता है। इसके अलावा बिल्कुल ये चर्चा का विषय है सर। अगर अभी तक जो बात आप कर रहे थे कि
ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। यूसुफ भाई ने भी जो कहा है अभी, ठीक है, बताइए। सबके दिल में एक आग लगी हुई है कि नहीं, इनकी आम आदमी पार्टी की एक सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग जिस तरह की राजनीति लेके आए, सरकार बनाने हमें स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। सरकार ये इसमें आग लगने वही चीज चाह रहा हूं, आपके दिल में भी जिम्मेदारी भी तो बनती है। आई एग्री, उसमें सबके दिल में आ रही है कि ये आम आदमी पार्टी आएगी। जिस तरह से हमें वोटिंग मिली है, स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, लेकिन ये स्पष्ट से कम भी नहीं है जिस तरह की जनता के दिल में जिस तरह से वोटिंग हुई है। ठीक है, अब सवाल इस चीज का बैठता है, हम लोग भी अगर चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, ये देखने का विषय होगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है इस टाइम। चलिए, उसी पे हम बातचीत बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ जी भी जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? विकल्प खुले हुए हैं, सिर्फ इसको नरमी के तौर पर देखा जाए, कुछ संभावनाएं भी नजर आ रही हैं आपको, विकल्प क्या है आपके? इस विकल्प दिल्ली में जी लेकिन दिल्ली में देखिए दो ही विकल्प हैं। अगर या तो दोबारा चुनाव की तरफ जैसे कि मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अगर सरकार बनती है तो सरकार सिर्फ दो तरह से बन सकती है। या तो कांग्रेस ने जो एक आउटसाइड सपोर्ट की बात की है, उस सपोर्ट से आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाए, और जो उन्होंने वादे किए हैं 3 महीने में बिजली के दाम कम करना, 3 महीने में बिजली की जो बिजली कंपनी उनको ऑडिट करना, और कुछ और भी वादे उनके हैं, तो वो वादे पूरे कर ले। उनके पास लोकसभा चुनाव से पहले कुछ कर दिखाने का मौका होगा। दूसरा विकल्प ये है, अगर सरकार बनाने की बात आती है तो बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करके, या तो 2.5 साल का कार्यकाल के साथ सरकार बना ली जाए, या 6-6 महीने का, जो भी उन्हें सूट करता है, तो सरकार बनने के तो ये दो ही तरीके हो सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस को जो जनादेश दिया गया है वो घर बैठ के आराम करने का जनादेश दिया गया है। 15 साल से कांग्रेस की सरकार, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित तो कांग्रेस था, रफ्तार थी, उस रफ्तार पे अगर लगाम लगाई है जनता ने, तो जाहिर सी बात है वो आराम करने के लिए रफ्तार लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जैसे कि आज कुमार विश्वास ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं, जो उनका बयान आया, तो सभी विकल्प खुले होने का मतलब होता है कि आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाने के बारे में खुले दिमाग से, खुले दिल से विचार कर रही है। ये अलग बात है कि विचार करने के बाद वो सरकार बनाने का फैसला करती है या सरकार नहीं बनाने का फैसला करती है। जी, चलिए, राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। राजीव जी, क्या लगता है आपको, इसमें क्या कितनी संभावनाएं दिख रही हैं? आम आदमी पार्टी का ये क्या स्टैंड नजर आता है आपको? देखिए, जो अभी अनूप जी ने कहा कि सभी लोग बाग चाहते हैं दिल्ली में सरकार बने, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा अनूप जी को कि 32 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो कुछ मतों का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसके बाद आम आदमी पार्टी को मिला है, फिर हमको मिला है। तो इसमें मेरा कहना सिर्फ यही है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, और संवैधानिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी अपना संवैधानिक दायित्व और जनतांत्रिक दायित्व दोनों चीज़ों को समझती है। इसी वजह से हम लोगों ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को ठीक है आउटराइट सपोर्ट कर रहे हैं, बिना किसी शर्त के साथ। अब ये आम आदमी पार्टी का दायित्व है कि जो उसने जनता के साथ वादे किए हैं, और जनता ने उनको चुना है, 28 सीट दी हैं, वो उन वादों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे वो सरकार बनाएंगे। लेकिन प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, उसको अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो बात कह दी, हमारे साथ बीजेपी के महेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। आपका स्वागत है सर। लेकिन अनूप जी, मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी, अनूप जी, लेकिन जिस तरह की बात हो रही है, जो स्थिति है दिल्ली में, समर्थन किस तरह का होगा, समर्थन का क्या रूप होगा, सरकार बनने की क्या संभावना है? आपकी भूमिका अहम है। राजीव जी, अनूप जी आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई है, इन लोगों की इंटेंशंस के ऊपर बात आ रही है। जिस तरह के वादे अगर हमने करे हैं और हमारी स्पष्ट बहुमत आता है, तो हम तो इसे बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन अब आज की स्थिति में, क्या ये हमें काम करने देंगे? इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती राजनीति में। देखिए, राजनीति में इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती है। राजनीति, देखिए, अब आगे बढ़िए, वो बातें हो चुकी है, से लेके देवगौड़ा से लेके गुजराल से लेके अजीत सिंह जी से लेके सबके साथ इनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है? अजीत सिंह जी चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, चरण सिंह जी की, इनका पास्ट रिकॉर्ड सबके सामने है। हम कहते हैं कि अगर हमने एक बार को सोच भी ले, एक बार को अगर हम सोच ले, तो क्या ये हमें काम करने देंगे? और वैसे भी पुराने खिलाड़ी है ये लोग, हम लोग तो बहुत नए नए अभी आए हैं राजनीति के अंदर। मतलब नियत पे शक है आपको कांग्रेस के? डेफिनेटली, सीधा बोलिए। राजीव जी जवाब दे देंगे। राजीव जी, नियत में खोट है आपके? देखिए, ऐसा है, अनूप जी या तो कुमार विश्वास जी की बात से मुतमईन नहीं है, और उनका इन्होंने बयान धीरे सुना नहीं है पूर्णतः बयान।
कुमार विश्वास जी ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सभी विकल्प खोल रखे हैं और हम सब लोग बात निश्चित रूप से बात करके ना समर्थन देंगे ना समर्थन देंगे, उसके अलावा नहीं उन्होंने ये बोला नहीं बोला अनूप जी नहीं बोला। देखिए मैं अभी इससे पहले भी एक चैनल पे डिबेट में बदल चुका है अनूप जी, वहां भी मैंने देखा कुमार विश्वास का बयान। कुमार विश्वास कह रहे थे कि कहना उसका हम सभी विकल्प हमने खुले रख रखे हैं। बात यह है कि आपका दायित्व क्या है या किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का दायित्व क्या है। दायित्व का प्रश्न है इस वक्त। दायित्व का प्रश्न इसलिए है कि आप देश चलाने के लिए और प्रदेश चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए आप विधानसभा चुनते हैं और देश चलाने के लिए आप संसद चुनते हैं। नहीं ठीक है, कांग्रेस राजीव जी इन दोनों जगह पे आप चुन के आते हैं तो आपका ईमानदारी की बात हो रही है। उस पे जो उन्होंने जिक्र किया, इतिहास का उदाहरण दिया, पिछली सरकारों का उदाहरण दिया, कोलिशन गवर्नमेंट का हाल सब जानते हैं देश में, उस पर बात करना थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। कांग्रेस के ईमानदारी की बात हो रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं, महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। महेश जी, क्या परिस्थिति देखते हैं खासकर इस संदर्भ में कि अब जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नरम रुख आया है वो क्या कहता है, सरकार की संभावनाएं कहां तक जाती हैं? भारतीय जनता पार्टी ने, आप पार्टी का उदय क्यों हुआ? आप पार्टी का उदय हुआ दो विषयों को लेकर कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के इल्जाम थे और सुशासन, गुड गवर्नेंस, ये दो कारण लेकर आप पार्टी का उदय हुआ। यहां की जनता ने उन्हें समर्थन दिया। देश के अंदर सरकार बनाना, सरकार चलाना और चुनाव जीतना, ये तीनों अलग विषय हैं। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति, एक वोट से सरकार गिर जाती है। प्याज के भाव पर यहां सरकार गिर जाती है। तो अगर आप ये समझें कि आप पार्टी को पूरी इस तरह से खाली चुनाव का या 7% लेकर दिल्ली की जनता ने कहा है कि आप प्रदेश की सरकार चलाएं दिल्ली की, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण आप पार्टी का उदय हुआ। आप पार्टी के उदय के साथ साथ गुड गवर्नेंस, इनको अभी सिद्ध करना है, मौका ही नहीं मिला। नए मॉल जब खुलता है ना तो उसमें सब लोग जाते हैं, एक बार देखने, टेस्ट करने जाते हैं। दूसरी बात है इनकी ईमानदारी, बिजली का बिल कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे। वादे करना बहुत आसान है, वादों को निभाना बहुत मुश्किल है। नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी का रुख इस वक्त जो है 32 वोट है, हमारे पास 4 की कमी है। हमें मालूम है जब अटल बिहारी वाजपेयी को एक सीट नहीं मिल पाई तो भारतीय जनता पार्टी को 4 लोग सपोर्ट करने को कोई तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं जो उनके साथ लंबा चल सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखकर कि हमें जितना ने समर्थन नहीं दिया, हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। नहीं, समर्थन तो किसी को नहीं दिया, लेकिन आप बीच में ठीक है महेश जी, इसमें एक चीज जोड़िएगा। 96 में जब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में संसद में आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपना संवैधानिक दायित्व समझते हुए सरकार बनाने की कोशिश तो की, भले फ्लोर ऑफ हाउस पे वो गिर गई। तो आपकी जो संसद है, हमारी जो संसद है पूरे देश की, या हमारी जो विधानसभाएं हैं, हम विधायक उत्तरदायित्व है, विधायक उत्तरदायी है, विधानसभा उत्तरदायी है निश्चित रूप से जनता के लिए। जनता जिसको चुन के बैठ रही है तो उसका संवैधानिक दायित्व है कम से कम सरकार बनाने की। हाँ, दिल्ली को दोबारा चुनाव में झोंकना, यस, ये मैं कह रहा हूं, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करना कोई समझदारी नहीं। क्या ये संभव है कि दिल्ली जो अभी इतने जो टैक्स पेयर्स हैं, दिल्ली के जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में सरकार के कॉफर्स में जमा कराई, उसके बाद हम दोबारा से उनके टैक्स पेइंग मनी उसी पे संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं। क्या उसके लिए हमें हॉर्स ट्रेडिंग करनी चाहिए? क्या उसके लिए हमें जोड़ तोड़? हाँ, सवाल ये भी है, सवाल ये भी है कि क्या कुछ भी जायज है? यूसुफ जी, हाँ, बड़ा लंबा अनुभव आपने देखा है। हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग वहां होती है जहां लोग बिकने को तैयार हो। यहाँ तो आपको एक समर्थन मिल रहा है बाहर से, बिना मांगे समर्थन। यूसुफ भाई, अगर ये समर्थन जगह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा उदय क्यों हुआ, मैं डॉक्टर महेश की बात से पूरा एग्री करता हूं कि हमारा उदय क्यों हुआ। हमने शुरू में सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा था? अनशन पे बैठे थे, हाथ जोड़ के मांगा था हमें जन लोकपाल बिल दे दिया जाए, हमारा ये दो चार मांगे थी उसे। तब हमारे को क्या कहा जाता था? आप चुनाव लड़के देखिए, आप पार्लियामेंट में आइए, नियम चेंज करिए। अब राजनीति में आ गए तो ये एक और आप कहां कोई आपसे कह रहा कि आप नहीं आए? अब हमसे सरकार बनाने के लिए हम ऐसे खिलाड़ियों के बीच में फंसे हैं जो इनका 50-50 साल पुराने हैं ये लोग। आप थोड़ा सा विषय को 50 नहीं 128 साल पुराने। ठीक है, 2 एग्जाम्पल इस देश में है, 2 एग्जाम्पल है। 1996 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल थे सिर्फ 2 थे उस वक्त, एक समता पार्टी थी और एक शिरोमणि अकाली दल और एक शिवसेना। उनको लगता था कि शायद हमें समर्थन मिल जाएगा सरकार बनाने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ दिलाई पंडित शंकर दयाल शर्मा ने, 13 दिन सरकार रही। उन्होंने अंतर्मन से आवाज दी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
लेकिन उनको समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकार बनाई लेकिन 13 दिन सरकार उनकी रही। उसके बाद नीतीश कुमार 2005 में स्पष्ट बहुमत नहीं था, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को मिलकर, लेकिन अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने सरकार बनाई, शपथ ली। नहीं 89 का उदाहरण भी है इसमें, 89-91 का 89 में कांग्रेस का आउटसाइड सपोर्ट था। किसको? नहीं बीजेपी का और कम्युनिस्ट मैं पार्टी एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा भाई साहब। ठीक है मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, मैं उन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। आ रहा हूं मैं आपके पास। अगर कांग्रेस जैसा कि आपने कहा हम किसी से समर्थन नहीं लेंगे ना देंगे, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से ये बात आई कि हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, तो फिर आपकी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी बनती है जब कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देने को, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रॉब्लम की बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, एक तरह से कांग्रेस उसको चैलेंज के रूप में, अगर आम आदमी पार्टी के जुड़े लोग, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम इतना बड़ा चैलेंज कबूल कर सकते हैं कि भाई आप आंदोलन छोड़ के राजनीतिक पार्टी बनाकर आइए, और आपने आया और साबित करके दिखाया, तो ये चैलेंज कबूल करने में क्या दिक्कत है? आपके पास कई सारे ऐसे वादे हैं जो आपने बहुत कम दिनों में पूरा करने के लिए कहा है। मिसाल के तौर पे दिल्ली में जन लोकपाल बिल 15 दिन में ला देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने आपके घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, माफ कीजिएगा, संकल्प पत्र में आपने कहा जन लोकपाल की बात थी। 29 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र रामलीला मैदान में बुलाया जाएगा और हम जन लोकपाल लाएंगे ना, तो 15 दिन में वो हो सकता है पूरा। आपने कहा 3 महीने के अंदर अंदर हम बिजली के जो कंपनियां हैं उन सबका हम अकाउंट ऑडिट कराएंगे और 3 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और उसकी चोरी पकड़े जाने के बाद 4 महीने के अंदर लोगों के बिजली के बिल आधे हो जाएंगे, है ना। एक और आपका 100 दिन में कुछ ठीक है क्या अनूप जी, आपका 100 कम से कम आपको इतना तो भरोसा होगा, कांग्रेस ने अगर किसी सरकार को सबसे कम वक्त के लिए समर्थन दिया है तो वो थी चंद्रशेखर जी की सरकार 4 महीने, तो 4 महीने का तो भरोसा आपको होगा कांग्रेस पे, या उतना भी नहीं है? या आपको लगता है कि आज समर्थन देगी और कल वापस ले लेगी? नहीं 6 महीने के लिए तो गवर्नमेंट ठीक है, क्या आप नीति का फैसला ले सकते हैं? अनूप जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इन सब चीजों पर बात करेंगे। देखिए आपको भरोसा नहीं कि जो, ठीक है मैं आ रहा हूँ, यूसुफ जी मैं आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, क्या करने देंगे? अनूप जी आ रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं मसला ये नहीं है कि आप तैयार हैं, ये एक अहम बात है, और किस शर्त पे तैयार है ये भी बात है। क्या अगर कांग्रेस भरोसा दे रही है, ठीक है महेश जी मैं आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक लेकर के आएंगे तो हम बात करेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि नीति और नियति की जो बात होती है, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी को डर है कि नियत खराब है, कांग्रेस बाद में पता नहीं कब समर्थन वापस ले ले, सिर्फ मसला यह है कि वास्तव में अग्नि परीक्षा का एक डर है आम आदमी पार्टी के सामने। छोटा सा ब्रेक। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे?
property transactions, cash deposits, big purchases, purchase of shares, bonds and debentures। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने पर फिर से चुनाव के आसार बन रहे हैं। इसी पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश ठाकुर ने। राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया है। ऐसे में फिर से विधानसभा चुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। हम बात करते हैं जनता से कि आखिर जनता की इस पर क्या राय है। नहीं, केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए और उसे समर्थन लेना चाहिए और जो उसने जनता से वादे किए हैं अच्छा मौका है कि वो पूरे करे। जनता को खुशी होगी, सबको खुशी होगी इस बात की कि केजरीवाल सरकार बनाए और जनता से किए हुए वादों को पूरा करे। अगर नहीं बनाते हैं तो ये तो वो वाली बात हो गई कि एक मौका मिल रहा है और उसको गंवा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, मौका मिल। दिल्ली की जनता ने शायद बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को एक विकल्प चुना और 28 सीटें जो है दिल्ली विधानसभा में दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार बननी चाहिए या फिर से चुनाव होना चाहिए? केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए जी। देखो, हमने केजरीवाल को वोट दी है, वोट देने के बाद हमने चाहा कि केजरीवाल, हमने जो वोट दिए, जो जितनी सीट आई है केजरीवाल की, उसकी सरकार बननी चाहिए, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सवाल इस बात का है कि बहुमत नहीं है तो सरकार भी नहीं बन पाएगी। हालांकि दिल्ली की जनता की अलग अलग राय है, लेकिन दिल्ली में सरकार बनाए और जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं, उन्हें पूरा कर पाए। कैमरामैन नालर वर्मा साथ राजेश ठाकुर, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। जी, तो कैसे ये वादे पूरे होंगे? पहले सबसे तो सवाल यह है कि कल जब मुलाकात होने जा रही है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के, उनके नेताओं की लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उसके बाद क्या रुख होता है? यूसुफ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद राजीव जी और महेश जी से ये जानूंगा। ठीक है, जो संभावनाएं हैं उनमें एक संभावना तो ठीक है कि कांग्रेस बिना शर्त समर्थन दे रही है, लेकिन दूसरी संभावना जो है वो क्या नरसिम्हा राव सरकार की बन रही है? क्या उस बिना पर क्या उन अनुभवों को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश भी हो सकती है कि उस अल्पमत को बहुमत में तब्दील करके एक सरकार फिर बन जाए? देखिए, नरसिम्हा राव की सरकार से तुलना करना अभी बेमानी होगा। जिन विकल्पों की बात करें हो रही है, अगर दोनों हालात एकदम अलग हैं। नरसिम्हा राव जी की जब सरकार बनी थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और बहुमत नहीं था उसको, लेकिन सब लोग, किसी ने उनका उस वक्त विरोध नहीं किया था और वहाँ आइडियोलॉजिकल चीज नहीं थी। यहाँ पर हालात एकदम अलग हैं। छोटा स्टेट है दिल्ली, 70 कुल मिलाकर के 70 विधानसभा सीटें हैं। 36 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 32 एक पार्टी के पास हैं, 28 एक के पास हैं, 8 एक के पास हैं और 2 एक अलग अलग पार्टी के पास है, एक सीट करके। तो यहाँ एक स्पष्ट है। तो दो ही हालात बनते हैं, या तो जो जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि भाई हम आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं और केजरीवाल जी को चुनौती दी है कांग्रेस ने, वो सरकार ऐसे नहीं बनवा रही कांग्रेस, वो चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं केजरीवाल जी कि आपने जो वादे किए अपने संकल्प पत्र में उन्हें आप लागू करके दिखाइए। तो यहाँ केजरीवाल के सामने चुनौती कबूल करने का, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि क्या अगर क्योंकि केजरीवाल लगातार कह रहे हैं समर्थन ना हम लेंगे सीधे तौर पे, न देंगे किसी को, उसके बाद क्या दूसरे विकल्प के रूप में ये बात हो सकती है? ये देखा जा सकता है। देखिए, समर्थन लेने और नहीं देने की बात तो है वो वहां तक आती है कि जब आप कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके बात कर रहे हो। यहाँ तो कांग्रेस चैलेंज कर रही है कि भाई आपने वादा किया था, शीला दीक्षित ने खुद कहा कि केजरीवाल जी अब आप मेरे भी विधायक हैं, मेरे क्षेत्र के भी विधायक आप हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप सरकार बनाइए, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आपको 8 लोग कम पड़ रहे हैं, 8 हमारे पास राजीव जी हम दीजिए और अपने जो एजेंडा आपने बताया वो लागू करके दिखाइए। राजीव जी, यूसुफ जी की दूसरी बात से मैं सहमत हूं कि केजरीवाल जी सरकार बनाए और अपना एजेंडा लागू करें, क्योंकि दिल्ली की नागरिकों को निश्चित रूप से जो उनका एजेंडा है उससे लाभ होगा, तो वो अपना उसको लागू करें। लेकिन पहली बात से मैं सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस चैलेंज कर रही है। कांग्रेस उनसे संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निवेदन कर रही है और उस निवेदन में अगर केजरीवाल जी बात मानते, क्योंकि प्रजातंत्र में निश्चित रूप से संवाद का एक बहुत बड़ा स्थान है, अगर आप संवाद नहीं कर सकते टेबल के एक दूसरे के सामने बैठ करके, तो निश्चित रूप से आप गलत राह पे जा रहे हैं। लेकिन तो मेरा मानना है केजरीवाल को
निश्चित रूप से उनको संवाद करना चाहिए। टेबल के एक तरफ चलिए ठीक है, लेकिन राजीव जी शुरू में केजरीवाल बैठे, आपस में संवाद जरूर होना चाहिए। शुरू में आपने गौर किया होगा, बात यहाँ सिर्फ काम करने की नहीं है, बात सिर्फ सरकार चलाने की नहीं है। मसला यहाँ थोड़ा सा अलग ये भी हो रहा है कि जो उनके अपने जो नैतिकता और जिस शुचिता के नाम पर इतनी बड़ी पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, उसमें एक ये है कि कोई विधायक सरकारी गाड़ी नहीं लेगा, सरकारी आवास नहीं लेगा, उन सुख सुविधाओं की बात को लेकर है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने यह बात कही थी कि आप हमारी सारी चीजें मान लीजिए और उस शर्त पर तब हम आपके साथ आने को तैयार हो सकते हैं कि भैया आप जो ऐशो आराम होते हैं वो नहीं मिलेंगे और हमारी शर्तों पर आ जाइए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बात सिर्फ सरकार चलाने की बात नहीं है राजीव जी। देखिए ऐसा ना, ये जो उनका अपना एक सोच है, उस सोच को वो अपनी पार्टी में लागू कर सकते हैं, वो लागू करें जैसे भी करना चाहें। राजीव नहीं, इसमें हम क्या कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कह सकती है इसमें? वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना मैनिफेस्टो लागू करें। बहुत सही पॉइंट उठाया। मैंने भी आम आदमी पार्टी का संकल्प पत्र देखा, 3 बातें उन्होंने कही है कि हमारी पार्टी का चुनाव कोई विधायक या मंत्री, सरकार बनने पर मंत्री जी सरकारी बंगला नहीं लेगा और लाल बत्ती नहीं लेगा विधायक, और जो ऐशोआराम की चीजें, पुलिस, हाँ, गैर जरूरी सिक्योरिटी। नंबर 1, दिल्ली में विधायकों के लिए कोई सरकारी आवास की सुविधा नहीं है। ठीक है, पहली बात तो उनका ये पॉइंट ही गलत हो जाता है कि हम नहीं लेंगे, मिलता ही नहीं तो लेंगे कहां से। मंत्री होने के नाते जो 7 मंत्री दिल्ली के होते हैं उनको सरकारी आवास मिलता है, तो सरकार मंत्री बनेगा तो आवास आपको मिलेगा ही। आप ठीक है अपनी सिक्योरिटी जरूरत के हिसाब से ना ले। लाल बत्ती विधायकों को के लिए होती ही नहीं है तो कहां से मिल जाएगी? तो 2 बातें तो सिरे से गलत हो जाती हैं। वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब किया, अभी भी किया, तो पहले आया था, वो अभी ताजा मामला पहले से भी विधायकों के लिए ठीक नहीं, गलत तौर से लगाते थे। आप ये कह सकते थे कि भाई हम गलत तरीके से नहीं लगाएंगे तो आपका निजी मामला है, गलत तरीके से। तो 2 बातें, इसका मतलब यह है कि जिस टीम ने केजरीवाल साहब की संकल्प पत्र तैयार किया है उनको व्यवस्था और व्यवस्था में होने वाली चीजों की बुनियादी जानकारी का शायद अभाव रहा हो। और चलिए अब तो चुनाव आम आदमी के पार्टी, ये चीजें तो चुनाव से पहले की थी, उसमें कई बार आम आदमी के पार्टी के बारे में एक खास बात मैं बता दूं आम आदमी पार्टी के बारे में। आज मुझे किसी ने बहुत अच्छा कमेंट आम आदमी पार्टी के बारे में कहा कि बोले भाई साहब ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये 4 आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल पहले दिन कहते हैं कि साहब हम ना समर्थन लेंगे ना देंगे, और चुनाव होता है दोबारा तो होने दीजिए। प्रशांत भूषण कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एजेंडा एक जैसा है, लिहाजा दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। फिर वो शाम तक अपने बयान से पलट जाते हैं। ठीक है, कुमार विश्वास कहते हैं, चलिए मैं काफी देर से आज कुमार विश्वास ने कहा कि हम जो है वो हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। और मनीष सिसोदिया कुमार विश्वास को कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहते हैं कि भाई आप राहुल गांधी की सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुमार विश्वास जवाब देते हैं कि मनीष जी अगर आप चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ूं तो मैं ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हूं। समझ में नहीं आ रहा कौन किसको कहां चैलेंज दे रहा है। चलिए ये बात तो अनूप जी से पूछूंगा, फिलहाल महेश जी के पास आना चाहूंगा। जी अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कहता हूँ सारी बातें छोड़ते हैं, हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। लोकपाल, ये जब से हमने लोकपाल बिल की डिमांड करी है तो सारी पार्टियां घेर घार के इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, सारी दुनिया जान की। नहीं अब सामने आए तो सीधी बात कर रहे हैं, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने चुनाव की शुरुआत करी थी कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आ रहे हैं। पहली चीज पहले ही हमने कह दिया था ना समर्थन लेंगे ना देंगे, मिलकर भी बदला जा। हम लोगों ने एथिक्स के ऊपर राजनीति करने को कहा था, राइट फ्रॉम द डे वन कह रहे हैं कि हम ना तो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे ना जो। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं महेश, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई, कुमार विश्वास जी ने कहा है कि अगर कोई रास्ता निकलता है तो हम देख लेंगे। उसी रास्ते की हम बात कर रहे हैं महेश जी। जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उसके बाद 2 टूक फिर से वही बयान जो पहले कहा कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं दिखी है। तो क्या आपकी इन जिम्मेदारियों में नहीं आता, जिन विकल्प की हम बात कर रहे हैं, इतने सिरे से या इतने भी बिने बड़े 2 टूक शब्दों में ऐसा बीजेपी में क्यों ऐसा पहली बार दिख रहा है कि बड़ी पार्टी होने के बाद भी आप कहीं से भी उत्सुक नहीं दिखे सरकार बनाने के लिए? जिन विकल्पों की बात कर रहे हैं, ठीक है केजरीवाल तो जिम्मेदार है, उनमें उनकी बड़ी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन आप कहां बच सकते हैं इससे? देखिए मैं 2 घटनाओं का चश्मदीद गवाह रहा हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन मेरे स्कूल के सहपाठी रहे हैं, और जब अटल जी की 1 वोट से सरकार गिरी थी तो वहां कुछ उद्योगपति थे और उन्होंने कहा था कि अगर कहीं से इंतजाम हो सकता है कुछ सांसदों का, तो अटल जी ने सीधे खड़े होकर ये कहा था कि मुझे पैसे से खरीदे हुए शासन पर बैठकर राज करना पॉसिबल नहीं। वहां से सीधे उठे, इस्तीफा दे दिया। हर्षवर्धन उसी परिपाटी के तहत हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित हुए। इससे पहले
हमारे वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकर बहुत चिंतन हुआ कि क्या क्या संभावनाएं हैं। क्या कांग्रेस बीजेपी को समर्थन देगी? क्या आप पार्टी के कुछ लोग समर्थन देंगे? क्या आप पार्टी या कांग्रेस के कुछ लोग टूटकर इधर आ सकते हैं? ये तीनों संभावनाएं सोची गई, इनके फायदे नुकसान सब सोचे गए और ये सोचा गया कि इससे पहले कि अपनी फ्लोर पे मजाक उड़वाओ, इससे पहले सीधा कहो कि भाई हमें जनता ने पूरा बहुमत नहीं दिया। नहीं तो ठीक है, लेकिन ठीक है, फ्लोर पे मजाक उड़ाने की ही बात है तो ये मजाक, इस मजाक का डर तो केजरीवाल को भी हो सकता है, तो कल को तो आप ब्लेम नहीं करेंगे केजरीवाल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने आपको कहा है क्या आपको नहीं, जनता ने इतनी उम्मीदें आप पे जताई, आपको सिर्फ मजाक होने का डर लग रहा है। बीजेपी को 4 लोग चाहिए, वो 4 लोग आपके पास हो तो आप दे दीजिए। नहीं, हम कांग्रेस कहे आप। अरे गजब की, ये क्या पहली बार हो रहा है यूसुफ जी? बात ये सिर्फ ये है कि आप जिस बिना पे आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं उसका जवाब वो नहीं कर सकते। सभी लोगों के सामने राजीव वो नहीं कर सकते। यूसुफ भाई ये संकट सारी पार्टी के सामने। नहीं, महेश जी की विश्वास से मैं सहमत हूं कि बीजेपी को स्थिति है, आपको समर्थन देने के लिए कांग्रेस तैयार है, बाकी कोई किसी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। उसी स्थिति में सरकार बनती है 28 और 8 36। तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? किसको? हम किसको दें? आपको। किसको? आम आदमी पार्टी को। नहीं, आम आदमी पार्टी को हम बीजेपी के कुछ नहीं, जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम शायद कहा गया हमने भी थोड़ी बहुत राजनीति समझी है। देखिए ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर आपसे नहीं कहा कि अगर सरकार बनाना चाहती तो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन। अगर जनता की हित की बात है, अगर संवैधानिक मर्यादाओं की बात है, अगर वास्तव में फिर से चुनाव ना होने की चिंता है तो ये तो पार्टी हित से और आगे की स्ट्रेटजी या स्वार्थ की राजनीति से ऊपर की चीज है ना। नहीं तो स्वार्थ की पार्टी अगर बनाए तो आपके लोग कहें तो हम सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्थिति में अगर कोई कहने को तैयार हो तो भारतीय यूसुफ जी बात सिर्फ इतनी आ रहा हूं राजीव जी, यूसुफ जी क्या बात है या लोकसभा की चिंता है, 2014 की चिंता है बीजेपी की है, केजरीवाल एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं? बात वही है, 2014 का सिनेरियो है, बीजेपी सत्ता के लिए लालायत ना रही हो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। महेश जी ने बड़े अदब से कुछ लम्हे याद किए, अटल जी की सरकार का 1 वोट से गिरना, उस 1 वोट से सरकार गिरने से पहले क्या क्या खेल हुए महेश जी? आप तो नोएडा में रहे होंगे, आप तो नोएडा में रहे होंगे, लेकिन सत्ता के गलियारों से हमने इन्हीं आंखों से बहुत कुछ देखा है। सहयोगियों को नजदीक आते जाते। 1 मिनट, दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण किया महेश जी ने, मैं याद दिला दूं, कल्याण सिंह ने जब 1997 में मायावती ने बीएसपी को तोड़ के सरकार बनाई थी तो कई अपराधी उनके कैबिनेट में शामिल थे। तब पार्लियामेंट एनेक्सी में अटल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उनसे 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल कि भाई आप राजनीति में शुचिता की बात करते हो, साफ सुथरी राजनीति की बात करते हो, ये तोड़फोड़ कैसे? अटल जी का जवाब था असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपकी कैबिनेट में हरिशंकर तिवारी जैसे अपराधी क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था हर डाकू का भविष्य होता है और हर साधु का अतीत। जी जी, यहाँ सिर्फ ये अगर 4 विधायक निर्दलीय होते, ये बड़ी बात है। हर डाकू का जी जी, अनूप जी एक मिनट, अगर दिल्ली में 4 विधायक इंडिपेंडेंट जीते होते या 4 अलग अलग पार्टियों के 2-2 विधायक होते तो बीजेपी सबसे पहले बोलती। तब देखने वाली बात होती है, ये जो 2020 बचा हुआ है ना, तब और रोमांचक होता। मेरे पास पुख्ता जानकारी है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी के जीतने वाले संभावित उम्मीदवारों के साथ संपर्क साधा था। जी, ये तो आपने भी दावा किया था। अनूप जी बोलिए। मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अब एक छोटी सी बात मान के चलिए, हमने एथिक्स के ऊपर राजनीति करने की कोशिश करी है जिसे जनता ने स्वीकार करा, और ये जितना मैंडेट आया है ये सिर्फ इसलिए आया कि हम लोगों ने कुछ अच्छा काम करने की, राजनीति में कुछ चेंज करने की कोशिश करी है। पहला पॉइंट, सबसे पहले जब हम लोगों ने पार्टी बनाई थी तो कहा था इनका संविधान कैसे बनेगा, इनके बूथ कैसे पड़ेगा, सब सो मेनी क्वेश्चंस होते हैं कि ये कैसे कैसे करेंगे, लेकिन वो सारा भगवान की दुआ से हम करते चले गए। उसके बाद में चुनाव के बीच में आपने देखा होगा कितने रोड अटकाने की कोशिश हुई, सब कुछ हुआ, वो सब भी हम लोग पार करते गए। एथिक्स के ऊपर करने की कोशिश करी। आज आपकी बात में दम है। हम लोग अगर और राजनीतिक पार्टी की तरह से होते तो शायद हम भी ये कर चुके होते। आप लोग एक बार तो अप्रिशिएट करिए कि आम आदमी पार्टी कम से कम आज की डेट में भी एथिक्स के ऊपर काम कर रही है। हम संभावनाएं तलाश रहे हैं एथिक्स के साथ में। अगर कोई रास्ता निकलता है, जनता ने मैंडेट में एथिक्स के लिए दिया, ठीक है, हमारे पास स्वाभिमान है, एथिक्स है, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें जो है इसमें कोई दो राय नहीं। यही जनता हमसे पूछेगी कि आपने कैसे कर लिया। आपके लिए मुबारकबाद का, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप पार्टी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने इतना अच्छा संकल्प पत्र तैयार किया और अपने जो वादे उन्होंने किए थे उस पर अडिग रहकर चुनाव लड़ा और तमाम विषम परिस्थितियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन
राजनीति में हालात बदलते हैं और कई बार अपने जब आप जंग में होते हैं तो कई बार आप फ्रंट फुट पे खेलते हैं, कई बार बैक फुट पे जाना पड़ता है। सवाल है संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिल रहा है मुख्यमंत्री बनकर अपने एजेंडे को लागू करने का, तो उन्हें आगे आना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा दोबारा चुनाव में दो संभावनाएं हैं। बिहार के अगर हम एग्जाम्पल दें, या तो उनकी स्थिति पासवान जैसी हो सकती है या नीतीश कुमार बन सकते हैं। नीतीश कुमार बन गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पासवान अगर बन गए तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। खबर आ रही समय, एक बड़ी खबर में हो सकता है मौका दोबारा ना मिले कि कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को समर्थन पत्र सौंप दिया है आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए। जिस समर्थन की बात हम कर रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त का ताजा घटनाक्रम यह है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन के लिए जो समर्थन पत्र है वो उपराज्यपाल को सौंप दिया गया है दिल्ली में। अब ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि गेंद जो है वो केजरीवाल के पाले में है कि केजरीवाल सरकार बनाते हैं या फिर कैसे बनाते हैं, जिनकी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो यही हो रहा था, हालांकि ये पहले से ही साफ था, कांग्रेस की तरफ से खुला ऑफर था, पूरी तरह से बिना शर्त समर्थन की बात थी। लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है कि राज्यपाल को इसका समर्थन पत्र सौंपा जाए, उपराज्यपाल को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कांग्रेस ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इसलिए अब जो चैलेंज है वो केजरीवाल के सामने और बढ़ गया है कि अब वो आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में है। आम आदमि पार्टी, जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो अग्नि परीक्षा तो होगी, शर्त भी नहीं रखी जी सीधे जो शर्त जो आमतौर पे कम दिखता है राजनीति में, लेकिन जो ये बिना शर्त समर्थन की बात है, अब पूरी तरह से एक इसको कह लीजिए रणनीति हो सकती है कांग्रेस की, राजनीति हो सकती है कांग्रेस की। लेकिन यह बात सच है कि अब कांग्रेस पूरी तरह से हिसाब और सवाल जवाब आपसे करना चाहती है। जी अनूप जी, हमने पहले कहा था, प्रोग्राम के शुरू से हम कह रहे हैं, हमने तो यहाँ शुरुआत करी थी हम राजनीति करने नहीं बदल रहे हैं और सिखाएंगे राजनीति। ठीक है, तो आप देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। तो कांग्रेस ने कितने बढ़िया, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कांग्रेस ने एक बड़ी अच्छी तरह से एथिक्स के ऊपर काम करते हुए। क्या यूसुफ जी, क्या राजनीति आम आदमी पार्टी कहीं से तारीफ कर दी आम आदमी पार्टी की एथिक्स को लाए? इतनी उत्सुकता क्यों है कांग्रेस में बिना शर्त समर्थन? ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में। दो चीजें हैं, कांग्रेस ने, आ रहा हूं जी, बिल्कुल आ रहा हूं कांग्रेस ने बहुत अच्छा गेम खेला है, राजनीति का गेम। जी, गेम नहीं, एथिक्स होना ऐसा ही चाहिए था। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने करना चाहिए था और उन्होंने करा। चलिए, जो कांग्रेस ने करना चाहिए था वो कांग्रेस ने कर दिया, आप मानते हैं। जो केजरीवाल जी को करना चाहिए वो केजरीवाल करें, आप ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। दूसरी बात देखिए, कल तक आम आदमी पार्टी तमाम विधायकों से हिसाब मांगती थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, दिल्ली की विधायक थी, केजरीवाल जाके वहां उनसे रोज हिसाब मांगते थे। आज केजरीवाल वहां के विधायक हैं, अब हिसाब देना पड़ेगा। शीला दीक्षित में तो भाई आप वो हिसाब मांगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि राजीव जी के पास सोना जाए, आपका सोना तो सोनार कसौटी पे कसके खरीदे और अपना सोना 23 कैरेट लिख के बेच दे। इतनी नहीं चलेगा। कांग्रेस को क्यों है? क्या ये अब पूरी तरह से आप केजरीवाल को घेरने की तैयारी की भैया आप बताओ, बहुत बात करते थे पहले, अब बताइए। राजीव जी जो शुचिता की बात कर रहे हैं और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं अनूप जी, कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को गठन हुआ कांग्रेस का, और उसके बाद पुरानी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में भी, कांग्रेस में भी, कम्युनिस्ट में भी, बहुजन समाज पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, डीएमके में, एआईडीएमके में, सभी दलों में अच्छे लोग बाग हैं, अच्छी विचारधारा के लोग बाग हैं। आप सिर्फ ये भूल जाते हैं कि जब किसी पर आरोप लगाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि जिस तरह से बात चल रही है कि सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मेरा मत यह है कि भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक नहीं होता, भ्रष्टाचार राजनीतिक भी है, भ्रष्टाचार सामाजिक भी है और भ्रष्टाचार आर्थिक भी है। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार होगा कि दिल्ली के जनमत का हम सम्मान ना करें और सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी ना करें, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार होगा। और मेरा मत सवाल मेरा कुछ लास्ट सेंटेंस बोलता हूँ। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि राजनीतिक भ्रष्टाचार से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। राजनीतिक भ्रष्टाचार सभी भ्रष्टाचारों की जननी है। इतनी जल्दी क्यों समर्थन? इतनी जल्दी सवाल मेरा ये था, क्या आप नहीं, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पुरानी पार्टी है, बिल्कुल यही मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ, आप जवाब से भटक गए। उसी बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से एक मत रखती है जो उसका संवैधानिक दायित्व भी है और जनतांत्रिक दायित्व भी है। ये कांग्रेस पार्टी दिल्ली के नागरिकों पर दोबारा चुनाव का बोझ नहीं डालना चाहती। इसी वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जैसा कि आपने दिखाया, मेरे को ये कंफर्म न्यूज नहीं है लेकिन आपने दिखाया तो उस हिसाब से टिप्पणी मैं कर रहा हूं कि अगर आपके पास कंफर्म न्यूज है याली कि कांग्रेस ने अपना समर्थन पत्र दिया है, तो उस हिसाब से हमने जनतांत्रिक और अपनी प्रजातांत्रिक और साथ साथ
साथ जी, साथ नहीं, ये देखिए, संवैधानिक ये खबर दायित्व का confirm पूर्ण है। किया। ये खबर मैं बता हमने रहा हूं, पूर्ण किया, हमने अपना दायित्व पूर्ण किया। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं इस खबर हमने को। अपना दायित्व पूर्ण लेकिन किया। क्या और बात सिर्फ इतनी, राजीव जी, बात क्या सिर्फ इतनी सी है? क्या आप केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को उन्हीं के दायरे में घेरना चाहते हैं कि हमने समर्थन दिया, तुमने सरकार नहीं बनाई, समर्थन ले लेंगे तो कल ये आपको कहेंगे कि देखिए राजीव जी, नहीं, हम ही से दिक्कत थी आपको, आपने हमसे समर्थन ले राजीव लिया। जी, ये कोई 18वीं सदी की जंग नहीं है नहीं, जिसमें जंग- आप हाथी घोड़े प्यादे लगा करके आप उसमें किसी को घेरने की कोशिश करें। घेरने घारने का कोई काम घेरने की बात हमने तो अपना दायित्व पूर्ण ये किया। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं, जो आप ही की रिपोर्ट बताती है, समर्थन पत्र देने में इन्होंने हमेशा बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई है। चाहे वो चरण सिंह जी का टाइम हो, चंद्रशेखर जी का, देवगौड़ा का, गुजराल जी का, सबसे पहले समर्थन पत्र देते हैं। लेकिन सबने और उतनी- सरकार बनाने की जल्दबाजी उतनी दिखाई, आप भी दिखाइए। तत्परता से उसको वापस भी ले लेते हैं। देने और लेने की इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा। तो खैर ऐसा नहीं है, यूसुफ भाई, अनूप तो आप जी बता रहे देखिए, हैं, सुनिए, आपका दायित्व विधानसभा गठन करने का है, सरकार गठन करने का, तो आप करिए। आप लगातार चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। अनूप जी, कल तक एक चीज है, शायद कुछ आपको अच्छा मिले। समर्थन देने में कांग्रेस ने भले जल्दबाजी दिखाई हो, लेकिन समर्थन वापसी में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। जी, अगर जी, एक जी। बार राजीव जी, ये बात तो उठेगी। अगर देखिए, ये बात तो उठेगी। बन जाते हैं तो कम से कम 6 महीने तो मुख्यमंत्री रहेंगे वो। ठीक है, और 6 महीने हमारे साथ उदित राज जी जुड़े हुए कांग्रेस हैं। अपना संवैधानिक दायित्व निभाती है और निभाती रहेगी। चलिए ठीक है, उदित राज जी हमारे साथ इंडियन जस्टिस पार्टी के नेता हैं, जुड़ चुके हैं। उदित राज जी, आपको क्या लगता है जो परिस्थिति बन रही है दिल्ली में, केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि विकल्प खुले हैं, किन विकल्पों पर आम आदमी पार्टी विचार कर रही है, सरकार की क्या संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को ही असली रूप से मैंडेट मिला हुआ है। 0 से 28 पहुंच गए और 1989 में श्री बीपी सिंह को 145 लोकसभा की सीटें मिली थी, और जबकि राजीव गांधी जी को 194 जी 194 जी। लेकिन उस समय ऐसा माहौल पैदा हुआ कि देश की जनता ने मैंडेट श्री बीपी सिंह को दिया, इसलिए बीपी सिंह जी ने सरकार बनाई। वो ईमानदारी थी, क्योंकि मैंडेट उन्हें मिला हुआ था। तो आज जब कांग्रेस कह रही है कि अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है जी, तो ये सरकार बनाए, और कांग्रेस अगर धोखा देगी, हाँ ठीक है, समर्थन तक तो ठीक है, लेकिन समर्थन के बाद जी कांग्रेस को फिर से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब उस पुराने जमाना तो रहा नहीं कि धोखा दे के आप बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी विचार के ऊपर जीत के नहीं आई है, मुद्दे के ऊपर जीत के आई है कि वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी है उन्हें अस्थायी करेंगे, बिजली का दाम आधा कर देंगे, 700 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देंगे, लाइट ठीक कर देंगे, अनियमित कॉलोनियों को नियमित कर देंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। तो विचारधारा पर तो आई नहीं है। तो अगर इन मुद्दों को मैनिफेस्टो के इम्प्लीमेंट करते समय कांग्रेस ने कहीं हाथ खींचा या विड्रा किया सपोर्ट, तो कांग्रेस 8 है वो 0 भी हो जाएगी कांग्रेस। नहीं ठीक है, फिर ऐसे में आम आदमी पार्टी डर क्यों रही है? आम आदमी को चाहे 15 दिन सरकार चलाने को मौका मिले, 1 महीने निकले, 2 महीने, 3 महीने, वो जनता की राहत के लिए काम करे। वो भी तो राजनीति कर रही है जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी करते हैं। तो सबसे इनकी वरीयता क्या है? इनकी वरीयता है कि अपना वोट बचाना है कि जनता को राहत देना। जनता को राहत देने के नाम पर जीत करके आए हैं, राहत दें, जाके सरकार बनाए, इन्हें मौका मिला हुआ है। वरना इनमें बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या रह जाएगा? जी बिल्कुल, यूसुफ जी। नहीं, उदित राज जी ने बहुत सही बात कही। और मैं जो संकल्प पत्र मैंने देखा आम आदमी पार्टी का, उसके अंदर कई मुद्दे ऐसे हैं कि जो उन्होंने कहा था कि हम बहुत कम वक्त में कर देंगे। मिसाल के तौर पे 15 दिन में जन लोकपाल, 3 महीने के अंदर स्वराज कानून, जो कि इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किस तरह हम मोहल्ला सभा बनाएंगे, हर मोहल्ले में उस मोहल्ले को अधिकार देंगे और वो मोहल्ला तय करेगा कहाँ सड़क बननी, कहाँ विकास का काम होना है। तो वो 3 महीने के अंदर अगर करना है तो उसको इन्हें तुरंत इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। बिजली का भी इन्होंने लिखा है, साहब हम सरकार बनते ही तमाम बिजली की जो कंपनियां हैं उनसे हम पूछेंगे कि ऑडिट कराइए आप, और उनका बिल कम कर देंगे। और तो ये ऐसे काम है जी, लेकिन जो तुरंत कर सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ भी शुरू कर दिया तो इनका वोट बैंक तो कई गुना बढ़ जाएगा। बिजली देंगे, शायद इसी से डर करके पीछे हो गए हैं। तो जब इन्होंने कहा चाहे 15 दिन के लिए कम से कम जल लोकपाल तो बना देंगे 15 दिन में,
जन लोकपाल तो जन लोक- संसद बनाएगी। जन लोकपाल दिल्ली का दिल्ली का बनाएंगे। बात दूसरी है दिल्ली कि का जन लोकपाल बनाएंगे। जो है वो जी। संसद का काम है। और दूसरी बात ये है कि जब हम लोग समर्थन दे रहे हैं तो राजनीति में कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति ऑस्ट्रिच नहीं हो सकता, शत्रुमुख नहीं हो सकता कि वो सोच ले कि वो रेत में अपना मुंह दे देगा और वो सुरक्षित रहेगा। जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग सकता। अपनी जिम्मेदारी, संवैधानिक दायित्व और जनतांत्रिक दायित्व पूर्ण करने चाहिए प्रत्येक दल को, प्रत्येक व्यक्ति को। जी ठीक है। हाँ अनूप जी, जितनी बार की, अगर आप पिछली 2-3 बार की भी, अगर जैसे हमारा संकल्प पत्र को बार बार पढ़ा जा रहा है, कंठस्थ है लोगों को। नहीं, हाँ, थोड़ा कंठस्थ है, हाँ, कंठस्थ है लोगों ठीक को। और मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने भी लगभग यही बातें करी थी, कांग्रेस ने भी इस चुनाव में लगभग यही सारी हमने काम किया। उसने भी ये कह दिया था, हमने 50% बिजली के बिल कहे थे, उन्होंने 30% कहे थे। ठीक है। नहीं, जिन बातों का जिक्र उदित राज जी ने किया, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। एक बात और है जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। जो इन्होंने विशेष वायदा किया था, जो ज्यादा आकर्षित किया है दलितों को कि सफाई कर्मचारियों को नियमित करेंगे। जी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा जम के वोट भी दिया है। तो 16 दिसंबर को जंतर मंतर पर अनुसूचित जाति परिसंघ की ओर से एक हम बड़ी रैली कर रहे हैं। अरविंद जी को हमने आमंत्रित भी कर लिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी आए, उस रैली में अपना पक्ष रखें कि दलितों का वोट उन्होंने लिया है, जो वायदा किया है उस पर उनका पक्ष क्या है। चलिए, हाँ ठीक है, समय की कमी है। समय पक्ष रखने में अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया कि रैली को संबोधित करेंगे नहीं, हमने जबकि उनको सूचित कर दिया। ठीक है उदित राज जी, समय की कमी है। ठीक है, आप आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हाँ अनूप जी, हाँ, क्या इन सभी जिन बातों का जिक्र उदित राज जी ने किया है, क्या इसका ख्याल केजरीवाल जी रखेंगे कल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात होगी उनकी? मैं यहाँ थोड़ा सा एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये जो खाली दलित नहीं, सभी लोगों ने, सभी वर्गों ने खुल के हम लोगों को समर्थन दिया है। तो हम किसी राजनीति में बदलना नहीं चाह रहे। पहली ठीक है, उसी जिम्मेदारी हम लोग उनका भला कर सकते हैं, उन्होंने इसलिए हम लोगों को एक बात उठाई है कि ठीक है 15 दिन के लिए भी सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो आप आगे आइए, बनाइए। क्या इन पर गहरे से विचार कर रहे हैं और कल से तक आप। चलिए महेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। देखिए उदित राज जी और हम सब लोगों की ये राय बन रही है कि 6 महीने का कांग्रेस अगर आज समर्थन दे रही है, ना तो ये मैंडेट कांग्रेस के लिए है, ना ये मैंडेट बीजेपी के लिए है, सिर्फ एकमात्र सिर्फ आप पार्टी के लिए है। आप पार्टी को उसको स्वीकार कर, और उदित जी ने बहुत सही कहा कि मैंडेट 0 से 28 तक लाकर सिर्फ आप पार्टी को मिला है, उन्हें स्वीकार करके सरकार, आप बीजेपी को कोई ऑफर तो दे, फिर हम सोचेंगे। जी, अगर बीजेपी को कांग्रेस कहती है या आप पार्टी कहती है तो फिर ठीक है, समय की कमी है। राजीव जी, नहीं, बिना शर्त समर्थन आपने दे दिया है, बिना शर्त कुछ गारंटी भी दे दीजिए कि कब तक समर्थन रहेगा। राजीव जी, मेरा एक ही कहना है इसमें, परिवार में, समाज में, देश में, राजनीतिक दलों में जो व्यक्ति ये जानता है कि वो सही होने के बाद भी कई बार गलतियां करता है और गलतियों में सुधार करना जानता है, वो रियल में प्रजातांत्रिक है। और प्रजातांत्रिक दलों को, प्रजातांत्रिक व्यक्तियों को अक्रॉस द टेबल बैठ करके बात करके मुद्दों को सुलझाना चाहिए। बहुत सही बात कही राजीव जी ने। मैं आम आदमी पार्टी के संकल्प पत्र की खास बात आपको बताता चलो राजीव, चलते चलते जी। आम आदमी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है, आगे चल के वायदों करने के साथ साथ, कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम आते ही सत्ता में सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ समस्याओं का समाधान बहरहाल ये संकल्प पत्र में लिखा है, 3 चीजें हमने कायम करेंगे, टाइम बाउंड नहीं, लेकिन उसी संकल्प पत्र में लिखा है पानी और लोकायुक्त, ये 3 चीजें टाइम बाउंड है। बाकी जादू की छड़ी की बात मान ली, आप 3 बात हो गई है। संकल्प मेन मुद्दे हैं, हमने 3 मैं इस ईमानदारी की दाद दूंगा अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की। देखिए बाकी पार्टियां, राजीव, बाकी पार्टियां सत्ता में आने के बाद बोलती है कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, क्या समाधान आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी लागू किया को इस बात की मुबारकबाद, उन्होंने प्रदेश में भी पूरा मैनिफेस्टो लागू। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। कल का दिन बड़ा अहम है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। जो भी सस्पेंस बना हुआ है, क्या कुछ होता है, कल पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा।